हेलो एवरीवन, दिस इज़ हरीश एंड वेलकम टू द एपिक नर्सिंग। दोस्तों, एक और शानदार क्लास लेके आ चुका हूँ आपके बीच में। आज अपन कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे एमएसएन के रिगार्डिंग, जो सीएचओ एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो बिना स्किप किए क्लास को एंड तक ज़रूर देखना है, ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन में आपको लाभ मिल सके। और अगर चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के अपन शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। रिस्क फॉर हार्ट डिजीज इंक्लूड। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं हार्ट डिजीज के। तो देखिए, हाई ब्लड प्रेशर अपन कम मानते हैं। अगर बीपी अबव 140 हो रहा है, 140, ये तो सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक क्या, अबव 89। ठीक है, अबव 89, सॉरी 139 से अबव या 89 से अबव। सिस्टोलिक तो 139 और डायस्टोलिक 89। इससे ऊपर अगर बीपी हो रहा है तो अपन मानते हैं हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर तो बेसिकली है ही हार्ट डिजीज का कोज। इसके बाद में स्मोकिंग भी हार्ट डिजीज का कोज है। और लैक ऑफ एक्सरसाइज, जैसे कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है, बढ़ रहा है कोलेस्ट्रॉल लेवल, तो ये भी एक हार्ट डिजीज का कारण बन सकता है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं अपन? सिस्टोल। क्या बोलते हैं? सिस्टोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओपनिंग ऑफ राइट एट्रियम इन टू द राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय। जो वॉल होता है, ठीक है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, उसको क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं ट्राई कैस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं? ट्राई कैस्पिड वॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेटली वेट ऑफ द हार्ट। हार्ट का वेट कितना होता है अप्रोक्सीमेटली? तो 300 ग्राम अप्रोक्सीमेट हार्ट का वजन होता है। कितना? 300 ग्राम। इसमें आप मेल में थोड़ा ज़्यादा मान सकते हो, फीमेल में कम मान सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से इसको डिवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज रेस्टिंग एडल्ट हार्ट बीट। रेस्टिंग एडल्ट हार्ट बीट की बात करें तो अपन बात करते हैं 60 से लेके 100 तक। कितनी? 60 बीट पर मिनट से लेके 100 बीट पर मिनट तक। 60 से नीचे अगर अपन बात करेंगे तो ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रेडिकार्डिया। और 100 से ऊपर अगर बात करेंगे तो वो हो जाएगा टैकीकार्डिया। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज सिम्टम्स ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सीएडी के बारे में आपने खूब पढ़ा होगा। तो देखिए, कौन सा सिम्टम होता है? पेन और डिस्कम्फर्ट इन चेस्ट। चेस्ट में क्या हो रहा है? पेन हो रहा है या फिर डिस्कम्फर्ट हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेस्ट इज यूज टू डायग्नोज कोरोनरी आर्टरी डिजीज। देखिए, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं? तो ट्रेडमिल स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है, हिस्ट्री ऑफ पेशेंट भी किया जाता है, और ईसीजी भी यहाँ पे किया जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है उसके लिए ट्रेडमिल टेस्ट, हिस्ट्री ऑफ पेशेंट और ईसीजी ये सभी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द हार्ट ए क्लोग्ड आर्टरी कॉजेज ए हार्ट अटैक। ठीक है, आर्टरी मान लो ब्लॉक हो रही है कोई, उसकी वजह से हार्ट अटैक आ रहा है। इन द ब्रेन इट कॉजेज। ठीक है, कोई आर्टरी ब्लॉक हो गई मान लो, तो हार्ट में तो क्या हुआ? हार्ट अटैक। ठीक है, हार्ट अटैक। अब ये पूछ रहा है, अगर ब्रेन में कोई आर्टरी ब्लॉक हो रही है तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से आपका स्ट्रोक हो जाएगा। ब्रेन में क्या हो जाएगा? ब्रेन स्ट्रोक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। सडन कार्डियक अरेस्ट मीन्स दैट हार्ट। तो सडन कार्डियक अरेस्ट जब हो जाता है, उसकी वजह से जो हार्ट है वो बीट करना बंद कर देता है, यानी कि स्टॉप बीटिंग। क्या होता है इसमें? सडन कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, तो बीट करना बंद कर देता हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ हार्ट फेल्योर इज।
हार्ट फेल्योर के इमीडिएट मैनेजमेंट की अपन बात करें तो देखिए एस्पिरिन देते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा एस्पिरिन, ठीक है, क्या एस्पिरिन 300 mg एस्पिरिन आप ओरली दे सकते हो जैसे आपको लगता है कि हार्ट फेल्योर की कंडीशन हो रही है। उसके बाद में ऑक्सीजन मास्क लगाना है और स्टार्ट कर देना है ऑक्सीजन को, ठीक है। सीपीआर देते रहना है, ठीक है, सडन कार्डियक अरेस्ट में। तो ये सभी चीज़ें जो है अपने को हार्ट फेल्योर की कंडीशन में करनी है। सबसे पहले तो अपन 300 mg एस्पिरिन दे देंगे, ठीक है। उसके बाद मास्क लगाएंगे, ऑक्सीजन मास्क, और स्टार्ट कर देंगे ऑक्सीजन को। उसके साथ ही साथ सीपीआर अपन यूज कर सकते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉमन साइन एंड सिम्टम ऑफ हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर के कॉमन साइन सिम्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो देख लीजिए शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये तो मेन साइन सिम्टम होता है, और ट्रबल ब्रीथिंग यानी कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उथली हुई सांस आ रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो रही है, उसके साथ में उसको थकान हो रही है या फिर सूजन हो रही है कहीं भी एक्सट्रीमिटीज़ में भी, उसको अपन बोल सकते हैं कि इसको हार्ट फेल्योर की कंडीशन अगर हो सकती है। ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर रिस्क फैक्टर्स फॉर हार्ट फेल्योर। अब यहाँ पे रिस्क फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो रिस्क फैक्टर क्या होंगे, मेडिकल हिस्ट्री ऑफ हार्ट रिलेटेड डिजीज़, या तो उनके परिवार में कोई डिजीज़ हो या फिर उसके खुद के कोई हार्ट रिलेटेड डिजीज़ हो तो हार्ट फेल्योर का कारण बन सकती है। इसके अलावा वेट ज़्यादा है, मान लो उसको मोटापा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, क्या है, कोलेस्ट्रॉल फैट लेवल ज़्यादा है, तो वहाँ पे हार्ट अटैक के या फिर हार्ट फेल्योर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एज की अपन बात करते हैं तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आते हैं जैसे, तो अबव 30 एज के लोगों में या फिर अबव 60 पे ये ज़्यादा हो जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ड्रग यूज्ड इन ट्रीटिंग हार्ट अटैक। अभी अपन ने बात की थी कि एस्पिरिन दे रहे थे अपन 300 mg ओरली, कितनी दे रहे थे, 300 mg ओरली। तो जैसे ही आपको पता लगे कि हार्ट अटैक की कंडीशन उत्पन्न हो रही है तो आप एस्पिरिन 300 mg ओरली दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्निंग साइंस ऑफ हार्ट डिजीज। तो वार्निंग साइन क्या है, ब्रीथलेसनेस, क्या है, ब्रीथिंग में दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट विच इज़ द मोस्ट डिजायरेबल बीपी। मोस्ट डिजायरेबल बीपी या फिर नॉर्मल बीपी की अपन बात करते हैं तो 120/80 mmHg, ठीक है। 80 तो यहाँ पे सिस्टोलिक, वो सॉरी 120 तो यहाँ पे सिस्टोलिक बीपी हो गई और 80 यहाँ पे डायस्टोलिक बीपी हो गई। और 120 - 80 अपन जैसे 40 आता है उसको बोलते हैं पल्स प्रेशर। कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, पल्स प्रेशर किसको बोलते हैं, तो सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी उसको बोला जाता है पल्स प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए एक ट्रू स्टेटमेंट आपको निकालना है इनमें से। क्या कह रहे हैं पहले, द एल्डर वी गेट द ग्रेटर इज ओवर रिस्क टू डेवलप हाई बीपी, यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ती है बीपी भी बढ़ती जाती है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, द रिस्क ऑफ डेवलपिंग हाई बीपी कैन बी रिड्यूस्ड बाय, ठीक है। अगर किसी को हाई बीपी हो रही है तो उसको रिड्यूस किस प्रकार से किया जा सकता है, तो रिड्यूस साल्ट इनटेक, नमक का यूज कम करेंगे अपन, सही बात है। इसके बाद में ईटिंग ए बैलेंस डाइट, ठीक है, बैलेंस डाइट लेंगे। टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, फैट लेवल को या फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए अपन रेगुलरली एक्सरसाइज करेंगे। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन बी द साइन एंड सिम्टम ऑफ ए हाई बीपी। हाई बीपी का साइन सिम्टम की बात करें तो हेडेक एंड हैवीनेस इन हेड, ठीक है। कई बार इसकी वजह से क्या होता है, देखिए जैसे हेडेक हो रहा है इसके बाद फीवर हो जाएगा, या फिर जो हैवीनेस इन हेड है तो कई बार इसमें एपिस्टाक्सिस की कंडीशन भी हो जाती है। एपिस्टाक्सिस, जैसे बीपी इंक्रीज होती है तो नाक से ब्लड आने लग जाता है, वेसल्स फट सकती हैं। इस प्रकार से हाई ब्लड प्रेशर में ये दिक्कत हो सकती है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं अपन, स्प्लीन को बोला जाता है। किसको, स्प्लीन को बोला जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान, क्योंकि यहाँ पे सेल्स डेथ हो जाती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ल्यूकोसाइड्स रिलीज हिपेरिन एंड हिस्टामिन इन ब्लड। ब्लड के अंदर हिपेरिन और हिस्टामिन जो है वो कौन सी ल्यूकोसाइड रिलीज करती हैं। तो बेसोफिल्स होती हैं जो ब्लड के अंदर हिपेरिन और हिस्टामाइन रिलीज करती हैं। विटामिन इसेंशियल्स फॉर क्लोटिंग। तो विटामिन के है जो रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक होता है। क्या? रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमिया इज कॉमन कंडीशन व्हाट हैपन्स व्हेन ए पर्सन हैज एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है? द ब्लड डज नॉट हैव इनफ आरबीसी। एनीमिया में आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एप्लास्टिक एनीमिया। ये एप्लास्टिक एनीमिया जो है इसमें क्या होता है कि जो ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन है बोन मैरो में वो कम हो जाता है या इनसफिशिएंट हो जाता है, जिसकी वजह से एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया जो है उसका कॉमन सिम्टम यहाँ पे दिया गया है ग्लोसाइटिस। ठीक है, क्या? ग्लोसाइटिस। सीबीसी की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है तो कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम ऑफ ब्लड डिसऑर्डर। ब्लड डिसऑर्डर में स्किन पैलर दिखाई देती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन एंड सिम्टम ऑफ ब्लड डिसऑर्डर इन नॉट इंक्लूडेड। देखिए ब्लड डिसऑर्डर में हाइपोवेंटिलेशन होता है, हाइपर वेंटिलेशन यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है। जॉइंडिस हो सकता है, ब्लड इन वॉमिटिंग हो सकता है और मेलाइजन थकान भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायग्नोस्टिक असेसमेंट ऑफ ब्लड डिसऑर्डर इज नॉट इंक्लूड। ब्लड डिसऑर्डर हो गया तो अपन हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, एचबी एंड सीबीसी चेक करेंगे, जॉइंडिस के लिए देखेंगे या फिर पेलर के लिए देखेंगे। स्पुटम एग्जामिनेशन का कोई रोल यहाँ पे नहीं होने वाला है ब्लड डिसऑर्डर में, तो यहाँ पे ऊपर वाले तीनों अपन करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया जो है उसका मैनेजमेंट के तौर पर अपन इंजेक्शन हाइड्रोक्सोकोबालमाइन, ठीक है, साइनोकोबालमाइन और फोलिक एसिड, ठीक है, फोलिक एसिड टेबलेट भी दे सकते हैं। तो विटामिन B9 की वजह से ये होता कमी से होता है। ग्रुप्स इन द मोस्ट लाइकली टू हैव एनीमिया। तो वुमन के अंदर सबसे ज़्यादा देखा जाता है एनीमिया। ठीक है। जैसे बिलो 11 ग्राम पर DL जो है HB आता है तो उसको अपन एनीमिया में काउंट कर लेते हैं। A lack of which of these will result in abnormally large RBC and a condition called megaloblastic anemia। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है विटामिन B12 या फिर फोलिक एसिड की कमी से हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम ऑफ यूटीआई। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं तो बर्निंग मिक्सचुरेशन यहाँ पे कॉमन प्रॉब्लम होती है, डिसयूरिया, पेनफुल यूरिनेशन और हेसिस्टेंसी। ठीक है, ये तीनों सिम्टम्स हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के। कौन सा नहीं है? नाइस्कमस, आई रिलेटेड डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिम्टम्स ऑफ क्रोनिक बैक्टीरियल प्रोस्टाइटिस। प्रोस्टेट का इन्फ्लामेशन हो रहा है तो इसमें कौन सा सिम्टम्स इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो देखिए प्रोस्टेट की इन्फ्लामेशन में पेल्विक और पेरिनियल पेन, ठीक है, पेल्विक और पेरिनियल पेन होता है। इसके साथ ही रिकरेंट एपिसोड ऑफ सिस्टाइटिस, ब्लैडर का भी इन्फ्लामेशन हो सकता है या फिर पेनफुल यूरिनेशन हो सकता है। इसमें पॉलीयूरिया नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो इनमें से कौन सा जो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो देखिए मेल विद पेरिनियल पेल्विक और प्रोस्टेटिक पेन ये तो यूटीआई में होता है। इसके साथ में वुमेन विद अनक्लियर हिस्ट्री ऑफ रिस्क फैक्टर फॉर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज ये भी हो सकता है। और नॉन प्रेग्नेंट हेल्दी वुमेन विद क्लियर हिस्ट्री सजेस्टिव ऑफ यूटीआई ये भी हो सकता है। लेकिन इसमें जो पेशेंट सफ़र कर रहे हैं सीवियर हेडेक से उसका यूटीआई से कोई कनेक्शन नहीं होगा, बेसिकली इसको अपन नहीं कह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कॉम्प्लिकेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है पाइलोनेफ्राइटिस, किडनी का इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन हो सकता है किडनी में, ठीक है। और वहाँ पे जो है
पथरी जिसको अपन बोल सकते हैं कैलकुलस वो बनने की संभावना वहाँ पे बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई के ट्रीटमेंट की अगर अपन बात करेंगे तो उसमें अपन क्या दे सकते हैं, ये है कोट्रीमोक्साजोल ट्राइमेथाफ्रीम। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, कोट्रीमोक्साजोल प्लस ट्राइमेथाफ्रीम ये एक टेबलेट्स आती है, एडल्ट्स के लिए 960 mg की एक टेबलेट आती है। इसको आप दे सकते हो सुबह शाम डेली 5 दिन के लिए। ठीक है, और फ्लोरोक्विनोलोन, ठीक है, इसको आप डेली बीडी दे सकते हो 3 से 5 दिन के लिए, और सेफेक्जिम भी दे सकते हो 100 mg बीडी। लेकिन जो SSRIs हैं वो इसमें बेसिकली काम में नहीं आती हैं, तो आप कोट्रीमाक्सोल दे सकते हो, फ्लोरोक्विनोलोन दे सकते हो और सेफेक्जिम दे सकते हो। देखिए यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन की अपन बात कर रहे हैं तो इसमें ये भी देख लेते हैं कि लड़कियों के ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, 6 से 8% गर्ल्स को अफेक्ट कर रहा है ये। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सेशन था। अपन ने इसमें बात की है कुछ MSN के क्वेश्चंस की, कुछ इन्फेक्शंस के बारे में, जो CHO एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो कैसा लगा आज का सेशन? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और क्या क्या आपको और भी नॉलेजेबल वीडियो चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा। हम आपके साथ लगातार बने रहेंगे। ठीक है, जाते जाते अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।